व्यवस्था निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवी कौन है? प्रोफेसर इंजीनियर निम साहब ने बुद्धिजीवी की परिभाषा आपके सामने रखी थी कि बुद्धिजीवी वह है जो ईमानदार है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष। और अभी तक हम क्या मानकर चल रहे थे? जो पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। पढ़ा लिखा अगर ईमानदार है, पढ़ा लिखा अगर स्वतंत्र है, पढ़ा लिखा अगर निष्पक्ष है तो बुद्धिजीवी है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर वो आजीवी है। वो अपने ज्ञान का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करता है। अभी यह परिभाषा पूरी नहीं है, हालांकि उन्होंने पूरी परिभाषा दी है, मैं तो एक अंश बता रहा हूं। बुद्धिजीवी वह है जो समाज को नेतृत्व दे सकता है। संकट की घड़ी में समाज को जो नेतृत्व दे वो बुद्धिजीवी है। खतरा देख करके चुपचाप घर में बैठ जाए, खतरा देख करके अपने बच्चों को भी घर में दुबका ले, टीवी का चैनल बदल दे, फोन को स्विच ऑफ कर दे, पढ़ा लिखा तो होगा, उसे बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता। कहना क्या है, निर्णय आपका हो सकता है, मेरा नहीं। अब बात व्यवस्था निर्माण की है। यह विषय भी बाबा साहब ने दिया था। जाति का जो संपूर्ण विनाश नामक भाषण है बाबा साहब का, उसमें बाबा साहब कहते हैं जब तक अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ना हम प्रतिकार कर सकेंगे, ना किसी का विरोध कर सकेंगे, ना चरित्र का निर्माण कर सकेंगे, ना हम राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा कर सकेंगे। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करेंगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। ये बाबा साहब का जो भाषण है लाहौर में देना था, जो नहीं दिया जा सका, उसका एक अंश है। लेकिन हम बुद्धिजीवियों ने काम की बातों को नहीं सुना, नहीं पढ़ा और नहीं समझा। तो बाबा साहब किस व्यवस्था की बात कर रहे थे? यही विषय है आज जो समझने की बात है। छोटे से एक उदाहरण से समझा रहा हूं। व्यवस्था की बुनियाद में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और दूसरा लाभ कमाती है। जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, छोटा सा बच्चा है, जन्मदिन मना रहे हो। उसके जन्मदिन को मनाने के लिए आपको केक चाहिए। कहां से लेके आओगे? बाजार में जाओगे। आपने पैसा दिया, केक लिया। बच्चे के लिए कैप चाहिए, पैसा दिया, कैप ली। आपको बच्चों को चॉकलेट देनी है, पैसा दिया, चॉकलेट लिया। घर की सजावट करनी है, पैसा दिया, सजावट का सामान लिया और हैप्पी बर्थडे मनाया। जो भी आपने सामान खरीदा वो खा पी करके पूरा हो गया। क्या आपके घर में मुनाफा आया? मुनाफा किसके घर में आया? जिससे आपने केक खरीदा,
जिससे आपने गुब्बारे खरीदे, जिससे आपने चॉकलेट खरीदी, जिससे आपने सजावट का सामान खरीदा, उस बाजार में वो मुनाफा चला गया। जिसको मुनाफा मिला व्यवस्था उसकी है, और जिसने सिर्फ लेकर के खा लिया पी लिया वो उपभोक्ता है। हम लोगों ने ज्ञान से सामान खरीदा है, लाभ नहीं कमाया, और आज तक लाभ कमाने की बात भी नहीं सोची। हमारे पास धन आया, हमने शादियां की, और शादी में प्रतिस्पर्धा, बड़ा टेंट, बड़ी बारात, बड़ी दावत, अच्छी डेकोरेशन, और थाली में सजा करके नोटों की गड्डियां, फिर माइक पर बखान, मैंने 50 लाख खर्च कर दिया, मैंने 80 लाख खर्च कर दिया। अब आपने 50 लाख रुपया खर्च किया तो उसका मुनाफा किसको मिला? जिसने टेंट लगाया मुनाफा टेंट वाले का, जिसने बैंड बजाया मुनाफा बैंड वाले का, जिस घोड़ी लेके आया मुनाफा घोड़ी वाले का, जिस बाजार से सामान लेके आए मुनाफा बाजार का। आपको क्या मिला? आप तो नाच लिए, थोड़ा सा गा लिए, थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा कूद लिए, थोड़ा हंस लिए, थोड़ा सा मान सम्मान पा लिया। और मान सम्मान भी कितना? एक बाराती को शादी में कितना मान सम्मान मिलता है? 10 रुपया। मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई, जिस समाज में मान सम्मान की कीमत 10 रुपया हो और उस 10 रुपये के लोभ में हम बारात लेके जा रहे हों और बुद्धिजीवी कहलाते हों, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो आयोजकों से कहूंगा, बुद्धिजीवियों के भी कोई पैमाने तय करो, क्योंकि बाबा साहब की बात तो समझ में नहीं आई। एक कितनी सी बात बाबा साहब की, अगर आगे बढ़ना है, स्वाभिमान से जीना है, तो अपनी व्यवस्था का निर्माण करो। और हमारी व्यवस्था क्या थी? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मुनाफा भी हमें दे। आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और मुनाफा भी हमें दे। बस इतना समझ में आ जाए, अगर मेरे घर में खाना बनना है तो मुझे खाना मिले, तो मेरे पड़ोसी को मुनाफा मिले। मुझे कपड़े पहनने हैं तो मुझे कपड़े मिले, मेरे पड़ोसी को मुनाफा मिले। आप सुबह सुबह रोज स्नान करते हैं, आपको साबुन भी चाहिए, तो मुनाफा पड़ोसी को मिलना चाहिए। क्या इससे बेहतर कोई उदाहरण हो सकता है? लेकिन आपने ये सॉफ्टवेयर किसी और के डाल रखे हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपका शरीर आपका है, यह हार्डवेयर आपका है। आपके मन में जो विचार हैं, जो सॉफ्टवेयर है, यह किसी और का है। टाटा नमक बेचता है, कहता देश का नमक, टाटा नमक। मुनाफा कौन कमाता है? टाटा। खाते कौन है? आप। क्या ये नमक आपका नहीं हो सकता? आप भी कहो भी अपना नमक अपना स्वाद। नमक तो समुद्र में से ही बनता है। जहां से टाटा बनाता वहां से आप भी बना सकते हो। उसका आपका नाम होगा तो मुनाफा आपको मिलेगा। अगर आप अपना ही नमक खरीद के खाने लगो तो कह सकते हो कि नमक खाने की व्यवस्था, नमक बनाने की व्यवस्था हमारी अपनी है। लेकिन हम लोगों ने दूसरों का अनुसरण तो किया, लेकिन व्यवस्था निर्माण में नहीं किया। गलतियां बहुत की। आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं और 60-70 वर्ष पहले चले जाएं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के जिस दौर को देखा है उससे आज तक की मैं बात कर रहा हूं। हमारे कच्चे मकान थे, अब वो मकान पक्के ही नहीं बल्कि सुंदर भी हो गए। हम गांव की छोटी छोटी गलियों में रहते थे, शहर की भी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रहते थे। आज हम सेक्टरों में आ गए।
बच्चों को भी अच्छा पढ़ा लिया, लेकिन अगली पीढ़ी को क्या देके जाओगे? अब पिछले 10 वर्षों से नौकरियां नहीं है और आगे 10 वर्षों में कोई संभावना नहीं है। सारे बुद्धिजीवी आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। बचा भी लोगे तो कितना पालोगे? आप कहते हैं संविधान को खतरा है, अगर संविधान बच भी गया तो अधिकार कहां से लेके आओगे? जब रेलगाड़ी भारत सरकार चलाती थी तो नौकरियां पा सकते थे, जब रेलगाड़ी कोई और चलाएगा तो नौकरियां अपने रिश्तेदारों को देगा। आपके तो नाम में भी बदबू आती है। क्या संविधान बचाने से जीवन बच सकेगा? और यह खतरा इसलिए मंडराया है कि बुद्धिजीवी लोग मकान बनाने, शादी में खर्च करने और अपनी प्रशस्ति गाने में लग गए। हमें काम जीवन निर्माण का करना था।